बाजार की तो बाजार में आज लगातार पांचवें कारोबारी दिन एक तरह का दबाव नजर आया और बाजार में गिरावट देखी गई। आज मंथली एक्सपायरी का दिन था और आज निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स लाल निशान में थे। निफ्टी 43 अंकों से ज्यादा गिरकर 17,500 के पास बंद हुआ। हालांकि आज निफ्टी बैंक का रुख पॉजिटिव था और उसकी 5 दिनों की जो कमजोरी है उस पर आज ब्रेक लगा। दिन भर बाजार का वैसे क्या रहा हाल और कल के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक चीज तो किया, जो 4 दिन की तेज गिरावट चल रही थी उसको मार्केट ने काफी हद तक रोका है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, डेरिवेटिव एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो आज का लो बनेगा वो शायद हो सकता है नियर टू बॉटम का भी हो और हम मार्च सीरीज ज़्यादा बेहतर तरीके से देखें, पुल बैक के तौर पर याद रखेंगे इसको। हमने जब 3 साल का डाटा चेक किया कि हर बार मार्च के अंदर होता क्या था, 2020 वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए जब कोविड था, तो अमूमन 2 साल यानी कि 21 और 22 के अंदर मार्च मंथ में 1% और 4% की ग्रोथ दिखी। फरवरी महीने में पिछले 3 साल में हर बार नेगेटिव हुआ। पिछले 3 बार की एक्सपायरी बैक टू बैक नेगेटिव जारी है। तो बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स के एंगल्स थे जहां पे लग रहा है कि ये शायद नियर टू बॉटम है। टेक्निकल्स के हिसाब से बोलें तो आज 17,500 जो कि बहुत अहम सपोर्ट है उसके आसपास आके क्लोज किया। अगर आप 200 दिनों की एवरेज के हिसाब से देखें, जिसको हम इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, वो 355 की है, 17,355। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरा भी तो टेक्निकल्स के हवाले से बोला जा सकता है कि 150 पॉइंट की गिरावट और है बस। और अगर आप वैसे देखेंगे तो मार्केट 18,200 से फिसल कर 17,500 तक आया हुआ है, यानी कि गिरावट एक करीब 700 पॉइंट की थी। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसने एक चीज़ अच्छी बताई है आज कि आज ज़्यादा डीप कट्स नहीं लगे हैं मार्केट के अंदर, ना तो पॉइंट्स के लेवल पे ना ही सेंटिमेंट के लेवल पे। ये सेंटिमेंट कैसे पता लगता है, कैसे चेक होता है? आप एडवांस डिक्लाइन जो देख पा रहे हैं, ये ओवरऑल सेंटिमेंट पूरे पिक्चर बताने का काम करता है कि पूरे मार्केट के अंदर एक्चुअली हुआ क्या। ये बड़े शेयर्स हैं, आप मान रहे होंगे कि 2000 शेयर है, एनएससी में तो 4000 शेयर हैं। ये मोटा मोटी कुछ बड़े शेयर्स का नंबर है जो हम आपके सामने रखते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, एक और इसी स्क्रीन पर एक चीज़ लेके आते हैं जहाँ पे निफ्टी बैंक लिखा हुआ है, वहाँ पे डाली इंडिया विक्स। आपको आज इंडिया विक्स बाजार की इस ठहराव के बाद वो भी थोड़ा सा टूटा है। हालांकि उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन छोटे छोटे पॉइंट से पता किया जा सकता है कि बाजार के अंदर क्या बॉटम बन रहा है। तो मैंने आपके सामने 3 पॉइंट रखे। फर्स्ट इंडिया विक्स, दूसरा बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे आके रुक रहा है 40,000 का। आज पिछले 2-2.5 घंटे मार्केट के अंदर एक रेंज रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात बताया आपको मार्केट का आज का सेंटीमेंट, मूड और माहौल। चौथा पॉइंट बताया कि टिपिकली एक्सपायरी का जो पुराना हिस्ट्री है वो क्या कहती है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद, कल का दिन और सोमवार का दिन बाजार के लिए रियल टेस्ट, अग्नि परीक्षा का दिन होगा। अगर रिकवरी नहीं आई तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। तो ये था बाजार का हाल और इन सब के बीच मार्सिलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी का कहना है कि कई चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी की स्थिति बेहतर है। निवेशकों को कंजप्शन थीम और कैपिटल गुड्स पर फोकस करना चाहिए क्योंकि निजी खपत और कैपिटल गुड्स का प्रदर्शन शानदार रहा है। साथ ही एचडीएफसी बैंक में भी अच्छे मौके बनते दिख रहे हैं। निवेशकों को यहां पर भी नजर रखनी चाहिए। घरेलू बाजार के फंडामेंटल्स भी बेहतर है। हम सिचुएशन को देखें, काफी मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। कोविड से निकले हुए ग्लोबल इकोनॉमी को 1 साल होने को आ रहे हैं। इवन दो सेंट्रल बैंक्स अपना स्टिमुलस वापस खींच रहे हैं, इवन दो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, फिस्कल खर्चा भी, फिस्कल स्टिमुलस भी वापस खींचा जा रहा है, इसके बावजूद हिंदुस्तान में और वेस्ट में इकोनॉमी शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। तो अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया पे फोकस करते हैं, आप बैंक का क्रेडिट ऑफटेक देखिए, आप क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग देखिए, छुट्टियों पे लोग किस प्रकार से खर्च रहे देखिए, गाड़ियों पे किस प्रकार से खर्च रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे किस मात्रा में खर्चा हो रही है देखिए। ओवरऑल जो पिक्चर है इंडिया का पर्सनल कंजम्पशन या कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स का भी शानदार पिकअप आ रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी की हालत अच्छी है। इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल्स ठीक ठाक जगह पे हैं। मेरे को कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो दशा दिख रही है अच्छी दिख रही है अक्रॉस आर पोर्टफोलियोज। हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में 20 से 25% से कॉर्पोरेट अर्निंग्स मेरे को ग्रो करते हुए दिसंबर क्वार्टर में दिखे।
इसलिए मेरे को फंडामेंटल से काफी सहानुभूति मिल रही है, फंडामेंटल से मेरे को काफी तसल्ली मिल रही है कि ये मैक्रो का जो ये टेंशन है ये फिजूल का टेंशन है अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनसीएलटी ने इंडसइंड की इंसॉल्वेंसी की अर्जी को मंजूरी देने के बाद जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। हालांकि एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ जील ने एनसीएलटी में अर्जी दी है, लेकिन शेयर में क्यों दबाव है? क्या सोनी के साथ मर्जर के लिए कोई अड़चन है? बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है जी, और यहाँ पे भारी गिरावट देखने मिली है। सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल एक साल में दिखा। वॉल्यूम्स भी 16 गुना 20 दिन के एवरेज पे आए हैं और आज ऑलमोस्ट 10.8 लाख शेयर्स का जो है एक्सचेंज में ब्लॉक डील्स हुई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है क्यों गिरावट आया जी में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जी ने जो इंडसइंड बैंक की जो अपील है आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एनसीएलटी में, उसको अप्रूव कर दी है। अब ये 150 करोड़ का जो है डेट ऑब्लिगेशन था उनकी आर्म सिटी नेटवर्क्स द्वारा, और उसको जो है वो पेमेंट नहीं कर पाए थे। इवन सिटी नेटवर्क्स भी जो है इन प्रोसीडिंग्स में आ गए हैं। तो ये तो था खबर क्यों बाज़ार में गिरावट देखने मिला जी के शेयर में। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे यूबीएस ने मेंटेन बाई रखा है, लक्ष्य रखा है 350 रुपये प्रति शेयर का, और वो कह रहे हैं कि जो अमाउंट है डेट ऑब्लिगेशन का वो कम है। कंपनी के कैश बैलेंस 700 करोड़ का है थर्ड क्वार्टर FY23 में। हालांकि जो मर्जर का प्रोसेस है वो आगे जाते हुए जो है डिले हो सकता है, लेकिन मटेरियली कोई इम्पैक्ट पीएल में नहीं देखने मिलेगा अगर ये एडजस्टमेंट भी हो जाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9 मार्च को जो है फाइनल एनसीएलटी की मीटिंग रहेगी इस मर्जर को अप्रूव करने के लिए। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने भी जो है, पुनीत गोयनका जी जो सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो मर्जर का प्रोसेस है वो जो है टाइमली कंप्लीट होने पे पूरा फोकस रहेगा और मर्जर पे ही टॉप प्रायोरिटी रहेगी, और कंपनी जो है लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी लेंगे। तो ये पूरा लिखा जोखा जो है पूरा आप कह सकते हैं कंसेप्ट जी एंटरप्राइजेस का है। और जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ इंडसइंड बैंक की इंसॉल्वेंसी याचिका को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी और इस मुद्दे पर इलारा सिक्योरिटीज के करण तोरानी ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कहा कि इससे जी एंटरटेनमेंट के मर्जर में देरी हो सकती है, लेकिन रकम काफी छोटी है, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। We were expecting all that, the NCLT hearing was supposed to happen the 9th of March, and this process has actually begun in second week of Jan. Usually NCLT processes take around 2 to 3 months, and then you have the cool off period in terms of applying to ROC and the delisting, and then the merged entity is formed. So this will definitely delay the process, because I think the NCLT approval on the merger cannot come in until these cases are resolved. But nonetheless, I think the amounts therein are very low. So if you look at the amounts due, from most of these companies, right from Yes Bank to IndusInd to Aditya Birla Capital, and also there is IPRS royalty which is pending. In our view, the amounts are not more than 500 to 700 crores in terms of overall outstanding. And we believe that there's a very low likelihood of the merger being called off, because the amounts are phenomenally small here. And as far as valuations are concerned, I think this is the worst that could happen for Z. So valuations definitely are at bottom, but what happens from here on in terms of up move will only depend in terms of timelines for the merger. और चलिए अब बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मुहर की। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने एससीआई के संशोधित डी मर्जर प्लान को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कोर एंड नॉन कोर असेट्स के डिमर्जर के लिए जो रिवाइज्ड डिमर्जर प्लान था उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि विनिवेश की प्रक्रिया के रास्ते में जो अड़चनें थीं अब वो दूर हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो ओरिजिनल डिमर्जर प्लान था उस पर कंपनी को कुछ ऐतराज़ था, लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सारे स्टेक होल्डर से उनकी फिर से राय मंगाई थी और पिछले महीने जो हियरिंग की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी। और अब हमें सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फाइनल अप्रूवल जो है रिवाइज डिमर्जर प्लान पर वो दे दी गई है। जानकारी के हिसाब से रिवाइज प्लान के हिसाब से कंपनी के नॉन कोर एसेट्स को जो फॉर्म हैंडल करेगी उसके लिए 1000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में दीपम ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए यूआई इनवाइट किए थे, लेकिन डिमर्जर प्लान पेंडिंग होने की वजह से इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सका था। लेकिन अब जो रिवाइज्ड प्लान है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी फाइनल मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि
एससीआई के विनिवेश के रास्ते में जो अड़चने थी दूर हो गई हैं और अब दीपम इस पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि किसी भी सूरत में इस बात की संभावना नजर आ रही है कि जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो वित्त वर्ष 2024 में ही पूरी हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर घरेलू नेचुरल गैस प्राइसिंग पर किरीट पारीख कमेटी की रिपोर्ट पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पूरा हो गया है। खबर पर डिटेल्स दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग के लिए किरीट पारीख कमेटी ने जो सिफारिशें सौंपी थी, जिस पर कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार किया था और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया अभी चल रही थी, वो लगभग पूरी कर ली गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सभी मंत्रालयों की तरफ से इस रिपोर्ट पर जो कमेंट्स हैं वो आ गए हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अभी अपने कमेंट्स नहीं सौंपे हैं। हालांकि नियम के हिसाब से ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर जब आईएमसी की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो 15 दिन के अंदर सभी मंत्रालयों को अपने कमेंट्स सौंपने होते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 15 दिन के बाद भी अपने कमेंट्स जो हैं नहीं सौंपे हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब किरीट पारीख कमेटी की जो सिफारिशें थी उसके हिसाब से अब फाइनल कैबिनेट नोट जो है वो तैयार कर रही है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी मंत्रालय ने मेजर सजेशंस जो हैं इन रिपोर्ट्स पर नहीं दिए हैं, कोई बदलाव की सिफारिश जो है वो नहीं की है। लिहाजा फाइनल कैबिनेट नोट जो है वो तैयार किया जा रहा है और इस महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआत में यानी कि पहले हफ्ते में इसे पीएमओ को और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में जो नई प्राइसिंग रेजिम जो कि किरीट पारीख कमेटी ने सुझाए हैं उसको लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की ज़रूरत होगी और 31 मार्च से पहले कैबिनेट मंजूरी जो है वो लेना होगा, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी है उसके हिसाब से 6 महीने में कीमतें निर्धारित होती हैं डोमेस्टिक नेचुरल गैस की और जो करेंट साइकिल है वो 31 मार्च को ख़त्म हो रही है। लिहाजा उसके पहले कैबिनेट की मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। जैसे कि आपको पता है कि किरीट पारीख कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो फ्लोर प्राइस है $4 और जो सीलिंग प्राइस है $6.5 जो है वो सुझाए गए हैं। साथ ही साथ जो प्राइसिंग फार्मूला है उसको क्रूड प्राइस के 10% से लिंक करने की सिफारिश भी कमेटी ने की है। प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर के सिलसिले में आपके पास लौटेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे आसान करने को लेकर सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार एक ही आवेदन के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देने की तैयारी में है। प्रक्रिया आसान होने से लागत कम होगी और क्या-क्या फायदे होंगे इसमें प्रकाश से जानते हैं। प्रकाश, बताएं क्या आसानी लाने की कोशिश और तैयारी चल रही है? देखिए, जीएसटी के तहत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को एक ही एप्लीकेशन के आधार पर देश में कहीं भी किसी भी राज्य में जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं, उनको जीएसटी नंबर मिल सकता है। इस प्रस्ताव पर दरअसल वित्त मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री ने ये प्रस्ताव सौंपा है और इसकी मांग की है ताकि अलग अलग राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर के लिए उन्हें अलग अलग एप्लीकेशन देने की ज़रूरत ना पड़े। जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से उसके हिसाब से राज्यों के साथ इस मसले पर चर्चा की जा रही है। जीएसटी काउंसिल में ये इस प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय जाएगा, जिसमें ये ऑप्शन जो है इंडस्ट्री को दी जाएगी कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन उनको देने की ज़रूरत है और उसी आधार पे वो किसी भी राज्य में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जीएसटी नंबर ले सकते हैं। इससे एक तरफ जहां रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो कम करने में मदद मिलेगी, जो छोटे कारोबारी हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिल सकती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये फैसला जीएसटी रेजिम के तहत काफ़ी अहम साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते हैं आगे। फ्लिपकार्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी 30% कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी रोक सकती है। डिटेल्स के साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी सुमिता। सुमिता, जरा बताएं आखिर इसकी वजह क्या है? टेक में मुश्किलें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। अभी जो नई लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिली है वो फ्लिपकार्ट से मिली है, जिन्होंने अभी डिसाइड किया है कि 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स को इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे इस साइकिल में और 70% को मिलेंगे। नाउ
इस साइकिल का क्या मतलब है, क्या ये मतलब है 2023 के लिए, क्या ये मतलब है 6 मंथ्स के लिए। हमने फ्लिपकार्ट से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बोला कि जब तक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं सुधर जाती हैं तब तक ये इंक्रीमेंट्स जो हैं 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स को नहीं मिलेंगे। हमें हमारे पास ये इंटरनल ईमेल जो सर्कुलेट हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से, जो सब एम्प्लॉयज़ को भेजा गया है ये कम्युनिकेशन देने के लिए, वो भी हमें एक्सेस हुआ है। उसमें भी इन्होंने लिखा है, in the upcoming compensation planning cycle we will be prioritizing employees at grade 9। तो grade 9 तक के एम्प्लॉयज़ को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। स्टॉक ऑप्शन एलोकेशन और बोनस एक्सरसाइज है वो ऐसे ही चलती रहेगी और एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस और बोनस पहले के तरह मिलते रहेंगे। फ्लिपकार्ट ने भी एक स्टेटमेंट हमें दिया है, उसमें भी यही सब चीज़ें लिखी और उन्होंने इस सब होने का रीज़न दिया है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। उन्होंने बोला है कि हम बहुत प्रूडेंट होना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जब तक ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती नहीं है। इसलिए 70% of our employees will continue to get an increase in compensation, but 30% of employees को नहीं मिलेगा। ये एक देखने वाली बात है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने से ही पूरे टेक कंपनीज, आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ले-ऑफ्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस पूरे सेक्टर को क्रिटिसिज्म भी आया है कि फाउंडर्स को इंस्टेड अपनी सैलरीज में स्लैश करना चाहिए बजाय कि इतने सारे लोगों के जॉब्स जाने के लिए। बट फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं सोच रहा है ऐसा करने का अभी तक। तो हमने ये भी क्वेश्चन उनसे पूछा कि क्या आप ले ऑफ करेंगे, उन्होंने बोला अभी ले ऑफ नहीं करेंगे। ऑल्दो हमें ये भी पता चला है सोर्सेज के थ्रू कि कुछ लोगों को परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो जा रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ओवरऑल ले ऑफ्स। तो ले ऑफ्स नहीं हो रहे हैं, बट येस नो इंक्रीमेंट्स फॉर द करंट साइकिल फॉर 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, ये बोला है फ्लिपकार्ट ने। ये स्टोरी डेवलपिंग स्टोरी है, हम इसके ऊपर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सरकार 10,000 करोड़ खर्च करेगी। ग्रीन ग्रोथ वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सोलर बायोगैस की संभावना किसी गोल्ड माइन से कम नहीं। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में ये भारत के लीड लेने का वक्त है। भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। और अब खबर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। असम पुलिस के लिए यह बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की गिरफ्तारी पर 28 फरवरी तक रोक लगाई है। आज कांग्रेस अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट से खेड़ा को उतार कर की गई कार्रवाई पर काफी हंगामा हुआ। पवन खेड़ा पर इस एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले बवाल मचा हुआ है पवन खेड़ा को लेकर। पवन खेड़ा ने 3 दिन पहले प्रधानमंत्री के पिता को लेकर जो बयान दिया उस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और कई जगहों पर लखनऊ, असम सहित कई राज्यों में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। आज जब पवन खेड़ा दिल्ली से कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर रवाना हो रहे थे, उस दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोका और कहीं न कहीं ये बवाल बढ़ता तब दिखा जब तमाम जो दूसरे नेता उस फ्लाइट में रायपुर आ रहे थे वो लोग भी विरोध में फ्लाइट से नीचे उतर गए। लंबा प्रदर्शन चला, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और उसके बाद
जो पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई, बहस हुई दोनों ही तरफ से। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पवन खेड़ा का पक्ष रख रहे थे और वो लगातार ये कह रहे थे कि जो धाराएं लगाई गई है उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं पवन खेड़ा को निजी तौर पर परेशान करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अंतरिम राहत मिली है। मंगलवार तक अंतरिम जमानत उनको मिल चुकी है, लेकिन मंगलवार के बाद जिन जिन राज्यों में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर किए गए हैं उन सभी एफआईआर को क्लब कर दिया गया है और सबकी सुनवाई एक साथ की जाएगी। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक बता रही है। वो कह रही है कि संसद के अंदर भी विपक्ष को चुप करवाया जाता है और संसद के बाहर भी यही हो रहा है और कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है और ये सरकार तानाशाही पर उतारू है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।